ठीक है, तो जेनेटिक्स में जीन्स तुम लोग को बताए थे कल कि जीन्स क्या है, जीनोम क्या है। जीन एक पार्ट है जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। जीनोम क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है, और इसमें वो भी जीन्स है, कंप्लीट वही बता रहे हैं, इसमें वो भी जीन्स हैं जो ट्रांसक्राइब नहीं होते, मतलब उससे जिससे प्रोटीन नहीं बनता। तुम लोग को याद होगा, हम तुम लोग को बताए थे कि अगर बैक्टीरिया में 2500 जीन्स हैं, सो क्लोज कर दो तो गेट। बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम्स होता है, कितना, एक क्रोमोसोम, ठीक है। एक क्रोमोसोम में 2500 जीन्स हैं, और हमारे पास कितना है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, तुम लोग समझे नहीं मेरा क्वेश्चन। हम लोग में कितना क्रोमोसोम्स है, मम्मी पापा से आता है, कितना क्रोमोसोम है हमारे अंदर सेल में, हाँ तुम क्या बोल रहे हो, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम है तो 2500 जीन्स, ठीक है। हम लोग में 46 क्रोमोसोम्स है, तो 2500 को तुम ये कर लो, इंटू कर लो 46 से। 1,15,000, ठीक है, 1,15,000। लेकिन हमारे पास जीन कितना है, कल कितना बताए थे, 30 to 35,000 जीन्स। तो सोचो, मान लो इसमें तुम 35,000 को माइनस कर लिए तो कितना बचा, 80,000। सही बोल रहे ना, 1,15,000 में अगर 35,000 हम माइनस करते हैं तो 80,000। इसका मतलब ये 80,000, मतलब तुम देख रहे हो इसका 3 गुना, मतलब 2 गुना वेस्ट है हमारे अंदर। तुम समझे कि वापस समझाएं। प्रोटीन बनाता है, बाकी जीनोम, हाँ 5% ही नहीं, इतना भी नहीं। जैसे कि 1,15,000 में अगर तुम्हारा 35,000 जीन, तो 5% तो नहीं हुआ, वो कम से 30 के आसपास वो होता है। बाकी तो सोचो 70% तुम्हारा वेस्ट होता है। हर जगह सब कुछ सही नहीं है, ठीक है। जो अभी अभी ये हुआ है, तुम ढूंढोगे कि कितना है। हम एक तुमको ये जो बता रहे हैं ये एक अजम्पशन है, हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत ये अजम्पशन है, ऐसे कि नॉर्मली ऐसा होता है कि एक क्रोमोसोम में 2500 जीन्स और 1500 जीन्स भी हो सकता है। एक क्रोमोसोम का बात करें, हमारे पास कितना है 46। जस्ट एक अजम्पशन है कि इतना वेस्ट है हमारे अंदर और इतना ही वर्किंग है, समझ में आया। तो जीनोम होता है कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, जिसमें तुम्हारा कोडिंग रीजन्स भी होते हैं, कोडिंग मतलब जो प्रोटीन बनाएंगे, और नॉन कोडिंग भी होते हैं जो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। डीएनए है, ये डीएनए पता है क्या है, ये जो डीएनए है ये अभी तक देखा गया था कि उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका रोल है। यही वो डीएनए जिसका तुमको हम कल बताए थे कि इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किससे स्पीसीज में मिलते हैं। दोनों को बताए थे हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानने के लिए। ये वो डीएनए था जिस समय हमारा हमारा पूरे बॉडी में बाल थे, हमारे हमारा मुंह ऐसा निकला हुआ था, दांत हमारा ऐसा निकला हुआ था, वही सब जीन्स है वो, लेकिन अभी वो इनएक्टिवेटेड है। समझ में आ रहा है, वो उसका ऐसा नहीं कि वो वेस्ट है पूरी तरह से, उसका इवोल्यूशनरी स्टडी में हेल्प हो सकता है। मतलब जो यहाँ पे 80,000 तुमको हम बताएं, 80,000 वो पूरी तरह से वेस्ट नहीं है। हाँ हमारे अंदर वेस्ट है, लेकिन हम लोग उसको रखे हुए हैं। ये वो जीन्स था जिससे में हम लोग पहले काम करते थे, जो पहले एक्टिवेटेड था, अभी एक्टिवेटेड नहीं है। समझ, यस इवोल्यूशनरी स्टडी में काम आता है वो, कोई डिजीज का पैटर्न जानने में काम आता है, ठीक है। तो बहुत उसका फंक्शन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसका पार्ट इवोल्यूशनरी स्टडीज। समझ में आया। क्रोमोसोम्स तो जान ही रहे हो, 46 क्रोमोसोम्स। डीएनए जान रहे हो, उसके अंदर ये एक जीन है। इस जीन को तुम खोल, ये इस जीन को एक बैंड के ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है, जब तुम उसको खोलोगे तब तुम्हें डीएनए मिलेगा, ठीक है, जो कि कॉम्पैक्ट होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन होके वो
पूरी तरह से क्योंकि हम बताए थे ना डीएनए और बहुत लंबा है 2.2 मीटर्स, ठीक है। उसमें भी सोचो कि सारा 46 क्रोमोसोम एक ही न्यूक्लियस में होता है, मतलब एक ही सेल का न्यूक्लियस में होता है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो कंडेंस होके होता है, प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे उसको। लोकस, एक चीज ये छूट गया था तुम लोग से, लोकस या लोसाई, लोकस या फिर लोसाई, इसका मतलब होता है लोकेशन। जैसे हमारा एड्रेस है सत्यम साइंस जोन, एड्रेस बंसीलाल चौक, वैसे ही जीन्स का भी लोकेशन होता है, लोकस, ठीक है। तो लोकेशन कैसे देखते हैं, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम में ये वाला बैंड, तो तुम हम कैसे बताएंगे, मान लो क्रोमोसोम नंबर 14 है ये, तो हम कैसे बताएंगे कि ये मेरा जो जीन है जो मेरा इंटरेस्ट का है, मान लो इंसुलिन का जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमको उसका एड्रेस बताना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, 14 का 14 नंबर क्रोमोसोम, जैसे कि यहाँ पे आर्म्स होते हैं, तुम लोग शायद हम बताए थे पी क्यू आर, हाँ ये तुम लोग पहले बताए हैं, ये क्यू है क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है, ये पी है, ठीक है। तो कहाँ है, ये क्यू में है, ठीक है। और यहाँ से काउंटिंग होता है इसका, बैंड, सब बैंड, पहले बैंड, और जब उसको ये मान लो ये वाला लोग इसको भी और जूम करके देखेंगे, अगर उसके अंदर भी है तो ठीक, नहीं है तो यही तुम्हारा, मतलब उसमें यहाँ से अगर मान लो काउंट करें तो 11 नंबर पे, तो ये है उसका लोसाई, क्या है, लोसाई, मतलब उसका लोकेशन, लोकेशन ऑफ अ जीन मार्कर ऑन दी क्रोमोसोम, ठीक है। क्लियर हो गया लोसाई। हम लोग आते हैं अलील्स पे, वन ट्रेट फॉर्म ऑफ अ जीन मार्कर एट अ पर्टिकुलर लोकस, जैसे कि ये क्रोमोसोम हमारी मम्मी से आया है और ये क्रोमोसोम हमें हमारे पापा से आया है, ये क्रोमोसोम भी आइस, ये इस क्रोमोसोम में जो जीन है वो आइस का है, और ये भी क्रोमोसोम में जो जीन है वो आइस का है, 23 आता है ना, ठीक है। तो ये भी है, आई जीन मतलब हमारा ट्रेट क्या है, कैरेक्टर क्या है, आई का कलर, आई का कलर के लिए दो अलील, एक आया है पापा से, एक आया है मदर से, समझ में आया, जीन एक अलील दो, जीन मम्मी में भी है, मम्मी में भी आइस का कलर होगा ऑफ कोर्स, और फादर में भी आइस का कलर होगा, लेकिन अलीज क्या होता है, टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील, टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म, दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म आया, क्लियर आया, क्लियर है। चलो, माइटोसिस मियोसिस तुम लोग को ऑलरेडी क्लियर है, व्हाट इज माइटोसिस, माइटोसिस हमारा कहाँ पे होता है, कौन से सेल में होता है, सब खिचड़ी बना दिए तुम लोग, ये बताओ। माइटोसिस होता है सेक्टर में, और डिप्सिस होता है, डिप्सिस माइटोसिस डिवीजन ऑफ सेल which like 2n will divide into 2n and 2n. ये डिफिनेशन तुम बताओगे, 2n विल डिवाइड इनटू 2n, हम पूछे कहाँ होता है, बॉडी, बॉडी सेल में होता है माइटोसिस, और मियोसिस होता है जर्म सेल्स में, तुम लोग क्या कर क्या रहे हो, हाँ। माइटोसिस वन सिंगल डिवीजन प्रोड्यूसिंग टू डॉटर सेल्स विथ इक्वल डिप्लॉइड नंबर, ठीक है। 2n जो है डिप्लॉइड है तो ये डिवाइड होके 2n ही बनाएगा, ठीक है। और ये मियोसिस में क्या होता है कि 2n जो है वो तुम्हारा, हाँ, हैप्लॉइड हैप्लॉइड बनाएगा, मतलब 4 सेल बनाएगा, यहाँ पे 2 बार मियोटिक डिवीजन होता है तब ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐसे वो बन जाता है, इसके अंदर बहुत लंबा प्रोसेस है, हाँ, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल, ठीक है। 2 सेल डिविजन्स बताया ना, 2 सेल डिवाइड करेगा रिजल्टिंग इन 4 सेल्स नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल ये नहीं होगा, हमारे भाई बहन क्यों अलग होते हैं, यही कारण है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें। ह्यूमन जीनोम जान रहे हो, ठीक है, एक्स वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये है हमारा कंप्लीट क्रोमोसोम्स जिसको अरेंज किया गया है साइज के बेसिस पे, पहला नंबर जो क्रोमोसोम है, ठीक है। तुम लोगों को बताया था ना, ये जो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जो इस तरह से है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, हमारा ध्यान नहीं है, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स,
सिंगल। नॉर्मली हमारा अगर अभी हम लोग देखें जहाँ पे माइटोसिस हो गया है तो हमें हमारा क्रोमोसोम ऐसा होगा। जिस समय माइटोसिस मतलब सेल साइकिल शुरू हुआ है, एस फेज होता है, तब ये क्रोमोसोम ऐसा होता है सिस्टर क्रोमेटिड। फिर जैसे डिवीजन होगा, जैसे माइटोसिस कंप्लीट हो गया तो वापस से सिंगल हो जाएगा। मतलब इस तरह से एक फादर एक मदर। और अभी तुम देख रहे हो 1 2 3 4 चार चार है, मतलब ये अभी डिवाइड करना बाकी है। समझ में आया? याद है ना फेजेस, G1 S G2 M। ठीक है, G1 में तुम्हारा आया यहाँ पे G0 फेज होता है, G0 फेज। ठीक है, इसमें आया S फेज में ये डबल हो गया, और फिर G2 में और तुम्हारा सारा मतलब रेप्लिक सॉरी सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होता है। यहाँ पे माइटोसिस, यहाँ पे तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल हो जाता है, यही वाला ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है यहीं पे, और तब फाइनली तुम्हारा एम में अलग हो जाता है, 4 सेल्स बन जाते हैं। क्लियर है? तो ये मेल का है, ये मेल का है। देखो वाई क्रोमोसोम कितना छोटा है, हम लोगों को पता है ना, वाई क्रोमोसोम एक्सटेंट हो रहा है धीरे धीरे, ऑलरेडी इतना स्मॉल है फिर भी। ठीक है, 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स है, और जो एक पेयर बचता है एक्स एक्स या एक्स वाई वो सेक्स क्रोमोसोम। जेनोटाइप फेनोटाइप हम लोगों को बताए थे कि जीन्स जेनेटिक चेंजेस हम लोग देखते हैं, जीन्स में चेंजेस देखते हैं, तब उसको हम लोग जेनोटाइप में डालते हैं। और फेनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जेनोटाइप फेनोटाइप में तुम देखो आईज तुम्हें कैसा दिखेगा, जैसे कि अगर मान लो ये तुम्हारा देखो होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट तो ब्लैक आई। ठीक है, ये देखो ये हेट्रोजाइगस है लेकिन फिर भी ब्लैक आई, तो इसका फेनोटाइप क्या होगा? ब्लैक आई होगा, लेकिन जेनोटाइप इसका डिफरेंट होगा। हाँ, जेनोटाइप ये तो डोमिनेंस ही दिखाया है अपना, क्योंकि ब्लैक वाला इस पे डोमिनेंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखो व्हाइट आई क्यों हुआ? क्योंकि ये नहीं था, डोमिनेंट नहीं था, रिसेसिव था, इसलिए ये व्हाइट आई हो गया। या फिर रिसेसिव सिंगल रहेगा तब वो एक्सप्रेस होगा, या फिर एक और रिसेसिव के साथ होगा तभी वो एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वो सिंगल है। ये देखो वाई है ना, मेल का बात है ना, क्योंकि अगर अगर देखो अगर जैसे कि ये जो हमारा है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसका जो आई कलर का जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम पे होता है, ये तो प्योर है एकदम। नॉर्मली तुम क्या देखोगे तो ब्लैक कलर देखोगे आई इसका। ठीक है, और ये क्या है, गलती से एक आ गया है म्यूटेशन, इसमें व्हाइट आई है, लेकिन फिर भी ये आप इसको सप्रेस करें क्योंकि ये फीमेल थी, क्योंकि फीमेल थी इसके पास प्योर था। यहाँ पे यही सिंगल आया और उसके पास ये मेल था, एक और एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो क्या हो गया, ये व्हाइट आई हो गया। समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर ये है तुम जान ही रहे हो एक ही जीन, और इसमें तुम्हारा वो आया ही नहीं, अगर वो आता भी तो नहीं हो पाता, तो आता तो यही कंडीशन होता, फीमेल वाला ही कंडीशन होता। ठीक है, तो ये वाई, क्योंकि एक्स एक्स यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, एक्स 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 वाई, यहाँ पे ये भी देखना देखना है कि कौन। हाँ, ये तो बता दिए कि आई कलर का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर है, तो इसका मतलब है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम रहेगा मेल पे, तो इधर ये रह सकता है और ये हो सकता है, तो अगर ये होगा तो व्हाइट, ये होगा तो ब्लैक। क्लियर है? ये डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील। एक और एग्जाम्पल डोमिनेंट और रिसेसिव का, तो यहाँ पे देखो तुम्हें बिल्ली दिख रही है। ठीक है, ये प्योर है, प्योर है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे ब्राउन कलर की है। ठीक है, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, देखने में क्या है, ब्राउन है, लेकिन अगर जेनेटिक देखे तो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, ये तुम्हारा रिसेसिव कंडीशन, स्मॉल बी स्मॉल बी। क्लियर हो गया? डोमिनेंट रिसेसिव ये है, इसको हम लोग कहते हैं, पता है? नहीं, ये ट्री नहीं, काम बोल रहे हैं।
फाइलोजेनेटिक ट्री नहीं है ये। व्हाट वी कॉल इट, क्यों कैसे भूल सकते हैं हम? पेडिग्री एनालिसिस, वही तो बोले, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से, अगर तुमको अपना फैमिली का हिस्ट्री निकालना है तो तुम पेडिग्री से निकाल सकते हो। ठीक है, तुमको अपना पूरा, जैसे मान लो तुम्हारा अपना आईज कलर का ही है, नोज का है, नोज का शेप है, लिप्स का शेप है, पूरा सबका फोटो रखो। ठीक है, बनाओ। ये हो गई, इतना लंबा तुम बना सकते हो, इसमें तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना तुम कलेक्ट करोगे फोटोज, उतना ही ना जनरेशन बनाओगे। तो इसको हम लोग दिखाते हैं फीमेल से, ठीक है, इसको दिखाते हैं मेल से। ठीक है, अगर दादा दादी का डेथ हो गया है, परदादा का डेथ हो गया, तो उसको ऐसे दिखाएंगे, मर गए, ये भी मर गए, लेकिन उनको रखे हैं हम। इनका बच्चा हुआ, कितना बच्चा है, एक लड़का है, एक लड़की है, और एक और लड़की है। इससे शादी हो गया, इसका लड़का का, लड़का से शादी हो गया, अब इसका बच्चा, लड़की हुई। ठीक है, इसका शादी हुआ लड़का से, तो इसका लड़का हुआ। अगर बीमार है तो इसको पूरा शेड करेंगे। अगर ये बीमार, अफेक्टेड है कोई बीमारी से, कोई बीमारी का बना सकते हैं, या आईज का ही बना सकते हैं, बीमारी नहीं हुआ, तुम उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा अफेक्टेड है पूरी तरह से। और अगर इस तरह से आधा, तो ये कैरियर है, मतलब हेट्रोजाइगस है। ठीक है, मतलब जो बीमारी है वो डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट है किस केस में, फीमेल के केस में, और अगर मेल के केस में रहे तो वो रिसेसिव है। बताएंगे इसको, अच्छे से समझाएंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया ना पेडिग्री एनालिसिस? तो इसका देखते हैं पेडिग्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुम लोग का पेडिग्री है ना शायद, जेनेटिक स्टडीज है, तो पेडिग्री होगा, जेनेटिक स्टडी है। नहीं, जेनेटिक स्टडीज नहीं है। देखो इसको मेल दिखाते हैं, वो जेनेटिक्स में आ जाता है, उसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ने वाले, ये इसी में आएगा। चलो इधर देखो, है ना, तो यही है पेडिग्री एनालिसिस। इसमें एक पर्टिकुलर हम लोग कैरेक्टर लेते हैं और उसी पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेल है, ये फीमेल है, इनका बच्चा क्या है, मेल है, इनका बच्चा का शादी हुआ एक लड़की से, और इनका एक लड़का और एक लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे जीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तुम्हारा होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। जो बच्चा आया वो हेट्रोजाइगस है। अब इसका शादी हुआ तो ये ऑलरेडी यही था, मतलब इसी का जीन का था, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव था। तब क्या आएगा, तो तुम्हारा क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, और ये तुम्हारा फिर होमोजाइगस है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसको तुम बहुत अच्छे से पेडिग्री एनालिसिस में समझ सकते हो। कितना इजी लगा तुमको समझने में? ठीक है, कोई भी स्टडी तुम इस तरह से कर सकते हो। हाँ ठीक है, सारे बच्चे चले गए, सारे बच्चे चले गए ना, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगोर जॉन मेंडल। प्रणाम सर, लिख लो इनका ये लाइफ कंप्लीट, लाइफ स्पैन 1822 से 1884। यहाँ पे उनका एरिया भी है, वही हम लोग बोलते ना कि शायद इसमें होगा, लेकिन इसमें था। लिख लिए 7 कैरेक्टर्स पाइसम सटिवम। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बहुत अच्छे से दिया हुआ है विथ स्ट्रक्चर, तो तुम इसको देखो। फ्लावर कलर का पर्पल वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, सीड का कलर येलो एंड ग्रीन, सीड का शेप राउंड रिंकल्ड, पॉड का शेप इनफ्लैटेड कंस्ट्रिक्टेड, पॉड का कलर ग्रीन येलो, स्टेम का टॉल ड्रॉफ। ठीक है, लॉज में आए तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये F2 जनरेशन डोमिनेंट रिसेसिव कितना आएगा, मतलब अगर ओवरऑल तुम्हारा इतना है, ठीक है, ये रेशियो वो नहीं है, डोमिनेंट रिसेसिव का सिर्फ है। डोमिनेंट रिसेसिव एक हम लोग फेनोटाइप जेनोटाइप बनाते हैं, वो अलग है ना, वो जेनोटाइप फेनोटाइप रेशियो है, ये डोमिनेंट रिसेसिव का है। तो ये तुम्हारे काम का एक्चुअली नहीं है, वो तुम जब बहुत हायर स्टडी में जाओगे तो तुमको ये पूरा ये रेशियो तुमको पता होना चाहिए, तो इसी से पता चलेगा कि कितना डोमिनेंट है।
मतलब हम बता रहे हैं अगर वो डोमिनेंट है तो वो क्या है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। हाँ, कितना डोमिनेंट, जैसे कि हम तुमको बताया कि ये डोमिनेंट है, हम तो ये नहीं बताए बहुत डोमिनेंट है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों समझते हो तुम लोग? क्वालिटी में होता है हाँ या ना। मान लो कि कोई HIV पॉजिटिव है, ठीक है, तो HIV पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके अंदर HIV वायरस है, ठीक है। तो सिर्फ उस टेस्ट में क्या पता चला, है या नहीं है, इतना ही पता चला। अगर उसको HIV पॉजिटिव निकल गया तो वो क्या करेगा, क्वांटिटेटिव टेस्ट कराएगा, कितना है, ठीक है। तो इसके लिए वो तुम्हारा वो काम आता है, कितना एक्सप्रेस हुआ, कितना डोमिनेंट है, कितना रेसिसिव है। तो ये बहुत हायर एजुकेशन में यूज होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्ट में बता दिए थे कि देयर इज अ लीन सेपरेट और सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जो तुमको एग्जांपल हम कल बताए थे तुम लोग दोनों का, तुम लोग फिर भी तुम लोग साथ ही में आओगे, तुम लोग डिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि वो रहे या ना रहे वो आएगा ही आएगा, ये है। Mendelian inheritance gene actually separate or segregate in the formation of zygote in the process of fertilization. Segregate, law of segregation यही है कि वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। चार्ल्स डार्विन का नाम हम लोग यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा रोल है जेनेटिक्स में। हाँ, इवोल्यूशन जो तुम लोग इसमें ही पढ़ने वाले हो, वो इवोल्यूशन के फादर हैं चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन क्या था, बताया था कल भी कि उनका थियरी था कि हम लोग बंदर के वंशज हैं, ठीक है। जितने भी जीव तुम देख रहे हो आसपास वो सब एवोल्यूशन के पार्ट हैं। वो लोग बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पर आए हैं, जो कि सच्चाई है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये दो चार उन्होंने थ्योरी दी थी कि नेचर उसको सेलेक्ट करता है सुपीरियर बनने के लिए। जब इवोल्यूशन हम लोग देखेंगे तुम देखोगे सबका इरा था जिसमें लोग फ्लॉरिश किया। अभी हमारा इरा है, हो सकता है इसके बाद किसी और का इरा हो, कोई और जानवर का हो, ठीक है। एक समय डायनासोर का इरा था, जुरासिक पीरियड, तो वैसे ही सबका था। पंछियों का भी अलग से था, मछलियों का अलग से था, जैसे आज हमारा है। और हमको नहीं लगता कि हम लोग चेंज होने वाले, हम लोग जबरदस्ती रहने वाले। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन वो बताए थे कि नेचर सेलेक्ट करता है, उसमें मतलब टेक्नोलॉजी था नहीं कि हम लोग इसमें जा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन, इसको नेचर बोलता है कि ठीक है अब तुम्हारी बारी है, जाओ आगे, ठीक है। तो उन्होंने ही बताया था, एस्टेब्लिश दैट ऑल स्पीसीज ऑफ लाइफ हैव डिसेंडेड ओवर टाइम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। तुम्हें पता है जो एप का एंसेस्टर है रामापिथिकस, वो हमारा भी एंसेस्टर है। रामापिथिकस पढ़ना है इसके बारे में। रामापिथिकस जो है वो हमारा एंसेस्टर है और वो एप का भी एंसेस्टर है, दोनों का कॉमन एंसेस्टर है। वहीं से हम लोग अलग अलग हो गए। और अगर तुमको बता रहे हैं अगर इस दुनिया में बिना ये का लड़ाई होता है तो एप जीतेगा। एप बहुत खतरनाक है, मतलब वो हम लोग से ज्यादा ये नहीं है, हम लोग से बहुत चचेरा भाई है वो हमारा, क्योंकि हमारा एंसेस्टर वही है। रामापिथिकस सेम है। और तुम लोग इसीलिए मूवी में दिखाया गया राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप, सुने हो मूवी का नाम? यही चीज उसमें यही दिखाया गया है कि वो लोग क्या करते हैं, एप पे स्टडी करता है, क्योंकि जो डीएनए कंप्लीटली सेम है हमारा, ये हमारा फोर फादर सेम है, ठीक है। तो जो उस पर स्टडी होगा, जिस पे रिजल्ट आएगा वो हमारे में आएगा। तो उस पर स्टडी करता था वो लोग मूवी में। और वो लोग क्या करता है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है और लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग हम लोग पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो लोग रिबेल कर देता है, वही उस मूवी में। और रिबेल कर सकता है अगर नेचुरली, तो वो है एप। अदरवाइज किसी में इतना ऑडेसिटी नहीं है कि वो हम लोग को कुछ कर सके, अनलेस हम लोग जान ही रहे हो कि हम लोग पास, हाँ हम लोग को अगर बिना वेपन का जो हार्म कर सकता है और इसका दिमाग है हम लोग के बराबर, वो एप है। और हम लोग को वाइप करने का और मतलब हाँ न्यूक्लियर अपने एक दूसरे को मारते रहे तो उससे तो खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बिना वेपन का रहे तो एप, याद रखना। He published his theory with compelling evidence for evolution in his The Origin of Species। ये उनका बुक है जो मैंने पढ़ा है। आई एम रियली प्राउड टू से दैट कि हमने पढ़ा है ये केरल में। 1859 में उन्होंने बुक पब्लिश किया था, जिसके वजह से उनका बहुत वो साइंटिफिक रिजेक्शन ऑफ अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ स्पीसीज, उनका इतना बेइज्जती हुआ था। उन बंदर का शरीर और उनका चेहरा ऐसे करके सब पब्लिश करता था कि हम लोग, हाँ बंदर का शरीर रहता था और उनका चेहरा डाल के पब्लिश करता था कि हम लोग को बंदर बोलता है, डार्विन का।
और जब जब अभी जो तुमको बताएं कि जो हमारा सीक्वेंस है, जो वेस्ट है, उसी से पता चल गया कि यस, वी वर द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप विद द एप। हम लोग सही में थे, सही में हम लोग चूहा के वंशज थे। एक टाइम में लोग चूहा जैसे थे, ठीक है, एक टाइम में लोग मछली जैसे थे, जो और लोग डाइजेस्ट नहीं करेगा, बट साइंस इस चीज को एक्सेप्ट करता है। और इस चीज को, इसका प्रूफ है ना हमारे पास, हमारा डीएनए उनसे मिलता है। गिल कहाँ से आया, बता दो, बचपन में गिल कहाँ से आया, छोटा बच्चा का गिल कहाँ से आया? कि हम लोग फिश थे। ऑलरेडी हम लोग, देखो एवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है एवोल्यूशन और हमको बहुत पसंद है। उसमें देखेंगे, तुम लोग देखोगे कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अफ्रीका से। अफ्रीका का जो ओशियन था वहां से लाइफ स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में गए, मतलब हम लोग इधर उधर सब रहते थे, जैसे भी रहते थे, जिस वेशभूषा में हम लोग रहते थे, नंगे वंगे जो भी रहते थे पहले टाइम में, ठीक है, तो वो क्या था कि वो उससे होता हम लोग फ्लॉरिश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारा जो पूरा एंसेस्टर है, फ्लॉरिश कहाँ किया पता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए उसको नाम दे दिया गया ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ये हमारा एंसेस्टर था, ठीक है, जो रामापिथिकस के बाद आया, मतलब नहीं, पहले आया। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से राइज किए, और उसके बाद फिर मतलब वो वहां पे ऐसा सब कुछ था, खाने का अच्छा, पानी अच्छा। जब सब कुछ रहता है तभी ना रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन तब होगा जब सब कुछ वहां पे सही था, ज्यादा डर नहीं था दूसरे जानवरों का। डायनासोर खत्म हुआ तभी हमारा राइज हुआ, वरना डायनासोर होता तो हमारा राइज कभी नहीं होता। समझ में? तो वो ऑस्ट्रेलिया, मतलब हम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया घूम के आ चुके हैं। समझ में आया कि नहीं? हमारे डीएनए में है। ये है द फर्स्ट अरिस्टोटल, तुम जानते हो, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं इनको। इनका भी तुम लोगों को नॉलेज है कि नहीं है? एरिस्टोटल, इन्होंने सबसे पहले स्पर्म सेल बनाया था। ये स्पर्म सेल हर जगह देखो, बायोलॉजी में उनका हमेशा, बायोलॉजी चाहे जियोलॉजी रहे चाहे बॉटनी, जूलॉजी में भी होगा। हाँ, अरे तो वो जूलॉजी मतलब बायोलॉजी, वही है। तो अपना सब्जेक्ट का कम से कम याद रखोगे कि कौन है फादर, ठीक है। तो उन्होंने बनाया था स्पर्म सेल्स, देखो प्री फॉर्म्ड बॉडी स्पर्म सेल उन्होंने बनाया था ये। हाँ हाँ, फिलोसफी के लिए। सटन एंड बोवेरी, यही थे तीनों जो तुम लोग का बता रहे थे, यूगो डेवेरिस, कार्ल कॉरेंस और एरिस टेस्मार्क, यही बताया था ना। यूगो डेवेरिस बोले थे, कार्ल कॉरेंस और इरिच, हम टेस्मार्क से बोले थे, ये नहीं बोले थे, इरिच वॉन नहीं बोले थे, टेस्मार्क बोले थे। ये यही तीनों थे जिन्होंने वापस से मेंडल की थ्योरी को ये किया था, रिपीट किया था, और तब उनको पता चला कि वो सही थे। सटन एंड बोवेरी, हाँ तीनों बायोलॉजिस्ट थे। सटन एंड बोवेरी क्रोमोसोमल थ्योरी दिए थे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि ये इनका नाम क्या है, इनका नाम किस, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन बता देते हैं। जब मेंडल ने बोला कि फैक्टर कोई चीज जो एक से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो फैक्टर में सब लग गए। जब जैसे ही ये लोग कंफर्म करिए कि मेंडल सही था, तो कुछ ना कुछ तो जा रहा है, तभी हम लोग अपना, कैसे हम लोग हमारा बच्चा मेरे ऐसा होता है, हमारे ऐसा होता है, कैसे उसका आइज हमसे मिलता है, नोज मिलता है, कैसे उसका हाइट हमसे मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो जा रहा है, मतलब सच है ये। तो सब लग गए ढूंढने के लिए वो आखिर वो क्या है। समझ में आया शुरुआत कहाँ से, वो जेनेटिक्स का समझ में आया। मेंडल स्टार्ट किए, अपना पब्लिश किए पेपर, रिजेक्ट कर दिया। ये लोग को लगा कि नहीं सही हो सकता है, ये वो ट्राई कर लेते हैं, और ट्राई करके लो देखा सही निकला। पूरे दुनिया में फैल गया कि हम लोग का कुछ तो है ऐसा जो जा रहा है। तो फिर लग गया सब ढूंढने में कि आखिर वो है क्या। तो सटन एंड बोवेरी आते हैं और वो बताते हैं कि वो कुछ और नहीं, वो क्रोमोजोम है, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्रोमोजोमल थ्योरी, क्रोमोजोमल लिख लो, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये सब तुमको काम आएगा इसलिए पढ़ाया जा रहा है, वेस्ट नहीं है ये सब। समझ में आया? तुम खुद से भी मानो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ गया, तुम लिख लोगे कि मेंडल ने जिससे फैक्टर बोला था, इन लोगों ने उसको कंफर्म किया, कंफर्म क्या किया कि यही क्रोमोसोम है।
द क्रोमोसोम ही है जो कि मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, ठीक है। इन लोग का नाम लिख लो, यूगो डिवेरिस, यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस और इरिच वॉन टेस्मार्क रीइन्वेंटेड मेंडल थ्योरी। रीइन्वेंटेड लिख दो, रीइन्वेंटेड मेंडलियन थ्योरी। समझ में आया? ये पूछेगा, जब मेंडल से पूछेगा ना तो ये जरूर तुमको हमें मेंशन करना है कि आखिर ये प्रूफ कैसे हुआ, ठीक है। वो रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स लॉ इन 1900s। दे वर ऑल वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग वो लोग काम कर रहे थे, बाद में पता चला कि सब लोग एक ही में काम कर रहे हैं, तो दे कंबाइंड देयर वर्क, और वो फिर तब समझ में आया कि मेंडल का कंक्लूजन ही वाज एक्चुअली राइट अबाउट इट। तब ये वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ और आज हम लोग उनको पढ़ रहे हैं। रोजालिंड फ्रैंकलिन है ये गलत है, यहाँ पे अर्लिंड नहीं है, रोजालिंड है, रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये सबको याद रखना, इनका फोटो लगवाए हैं हम आज ही अपने लैब में, आज वहाँ भी फोटो लगवाए हैं डिपार्टमेंट में। ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डीएनए का स्ट्रक्चर देने, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन। बहुत यंग में ये सुसाइड कर ली क्योंकि इनसे चोरी कर लिया था कौन, इनका थ्योरी, इनका फोटो चोरी कर लिया था वॉटसन एंड क्रिक। नाम सुना ना, वॉटसन एंड क्रिक। ये लोग बहुत बड़े बदमाश थे, लेकिन उन लोग को फिर भी नोबेल प्राइज मिला, इनको नहीं मिला, वो सुसाइड कर ली, ठीक है। कौन सा फोटो 51 था कि क्या था, हाँ फोटो 51, यही फोटो 51 यही वाला था। इसी को लोग क्रैक किए, ये डिकोड किए वो लोग, और ये स्ट्रक्चर बनाए थे सबसे पहली बार, इसलिए इन लोगों को मिला। इसमें से वॉटसन अभी भी जिंदा है, क्रिक का डेथ हो गया, और शायद वॉटसन ही था जो इससे चोरी किया था, आई एम नॉट श्योर। रोजालिंड फ्रैंकलिन को गर्लफ्रेंड बनाया और जाके चोरी कर लिया। तुम सोचो ये हिस्ट्री बनने वाला था ये चीज, और उसको जैसे पता चला कि इसके पास कुछ ना कुछ प्रूफ है, ये डीएनए को जरूर ढूंढने वाली है, सबको लगे थे, सारे साइंटिस्ट लगे थे डीएनए का स्ट्रक्चर ढूंढने में। सबको पता चल गया था अभी तक कि डीएनए है, और डीएनए का स्ट्रक्चर ढूंढना है, तो सब लगे रहे उस पर काम पे, ठीक है। रोजालिंड फ्रैंकलिन के पास फोटो था, यही वाला फोटो, ठीक है, और यही फोटो वो ले लिया, चोरी कर लिया, और उसका नाम भी नहीं दिया कहीं भी, और उसी को डिकोड करके ये लोग स्ट्रक्चर बनाया था पूरा कंप्लीट, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन फोटो 51 ऑफ डीएनए मेड बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन प्रोवाइडेड क्लूज फॉर वॉटसन एंड क्रिक, जिसको नोबेल प्राइज मिला 1962 में, टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बहुत बड़ा डिस्कवरी था ये, बहुत बड़ा डिस्कवरी, इसीलिए तो लोग ऐसा चीटिंग किया, ठीक है। फ्रेडरिक मिक्सचर वाज द वन हु डिस्कवर्ड डीएनए, फर्स्ट आइसोलेटेड द डीएनए। ये सब हिस्ट्री है, सब लिखो। फ्रेडरिक सैंगर, इन्होंने डीएनए को ढूंढा था डब्ल्यूबीसी से, पस सेल से। पस जो होता है ना हमारा व्हाइट व्हाइट, वो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, उसमें से उन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था, ठीक है। 1844 की बात है, अभी हम लोग क्या देखे, 1962 देखे ना डीएनए का स्ट्रक्चर, अभी तुम लोग लिखे नहीं, नोबेल प्राइज कब मिला था इन लोग को, 1962, सब लिखोगे ना। वो डीएनए आइसोलेट हो गया, नोबेल प्राइज मिला था वॉटसन एंड क्रिक को 1962 में, ठीक है। इन्होंने कब ढूंढा था डीएनए को, कब सबसे पहले आइसोलेट किया था, सोच रहे हो 18s में,
और इसका स्ट्रक्चर पता चला तो सोचो कितने दिन बाद, 62 या 60 से पहले ही पता चला था, बाद में लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर है? डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ वीक एसिड जिसको हम लोग डी कार्बोक्स डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। हम लोग को इतना केमिस्ट्री पढ़ाए हैं ना, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ अब केमिकल ही पूरा मुंह में रह रहा है। ठीक है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था WBC से। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स हम लोग ये सब का हम लोग को जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स, मेथड्स ऑफ जेनेटिक्स जो है तुम्हारा पेडिग्री एनालिसिस तुम जान रहे हो। यहाँ पर जो है देखो, इसमें मेल को डिनोट कर रहे हैं इस तरह से स्क्वायर से, फीमेल को इस तरह से दिखाएंगे, जो तुम लोग को जरूरत है उसको हम टिक लगा रहे हैं। ठीक है, ये है अफेक्टेड विद द ट्रेट, जो पूरी तरह से शेड रहेगा, ये कैरियर फॉर द ट्रेट, ये मेटिंग दिखाता है। ठीक है, और ये सिबलिंग्स दिखाता है। ठीक है, और अगर वो मर गया है, डिसीज्ड, भाई बहन कमेट, वो सबका अलग अलग है, मतलब अपनी सिबलिंग्स में भी होता है जो भी होता है। फिर ये देखो, ये डिवोर्स्ड, सबका अलग है। जो तुमको बोल रहे हैं, जो जो जिसमें हम टिक लगाए हैं वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो ऑफस्प्रिंग, इस तरह से अगर नीचे मिला दिया तो नो ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ज्यादा नहीं जाना, इतना ही जाना, जहां तुम लोग को जरूरत है वहीं तक बताएंगे। क्लियर है? कैरियोटाइपिंग, एक पहले लिख लो, पहला मेथड लिखो, पहले मेथड्स ऑफ जेनेटिक्स, बहुत यूज होता है कैरियोटाइपिंग, तुम लोग के लिए भी बहुत जरूरी है, तुम लोग कभी माँ बनोगे, तुम लोग के लिए भी बहुत जरूरी है कैरियोटाइपिंग करा लेना अपने बच्चे का। ठीक है, अब ज्यादा महंगा नहीं है, उससे पता चलता है कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो बच्चे को नहीं है। एक बार बच्चा आ जाने के बाद अगर उसको कुछ प्रॉब्लम निकल गया, डाउन सिंड्रोम, आज ही हम एक बच्ची को डाउन सिंड्रोम का देखे हैं, एक स्टूडेंट है वहाँ का, उसके पापा हमेशा पैरवी करते रहते हैं, बाहर ही में हमको दम पकड़ लिए, तो उसकी अपनी बहन को पकड़ा हुआ था, उसको डाउन सिंड्रोम था, उसको देख के हम पहचान गए उसको डाउन सिंड्रोम था। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21 नंबर क्रोमोसोम 3 बार हो जाता है, तो वो तुमको कैरियोटाइपिंग में पता चलेगा। ठीक है, मेथड्स ऑफ जेनेटिक्स लिखे, पहले लिख लो पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस समझ में आया किसका पार्ट है, कहाँ पढ़ोगे तुम लोग उसको, ये मेथड्स में हम लोग पढ़ेंगे। हो गया। दूसरा कैरियोटाइपिंग, इसमें तुम्हारा तुम्हारा सारा क्रोमोसोम, ऑल 46 क्रोमोसोम्स तुम्हें विजिबल होंगे। तो ये बताओ ये किसका है, ये मेल का है कि फीमेल का है, ये मेल है कि फीमेल है, ये जो कैरियोटाइपिंग है ये मेल का है कि फीमेल का है, मेल है ना। हम पूछ रहे हैं ये कैरियोटाइपिंग मेल का है कि फीमेल का है। ये वाई यहाँ पर नहीं है बाबू, सिर्फ वाई लिखा हुआ है क्योंकि उसका ऑप्शन है, वो हो सकता था लेकिन वो नहीं है। तुम लोग ठीक है, यूज्ड टू डिटेक्ट क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोम हो सकता है कि कुछ सेगमेंट इसका टूट के कहीं और चला गया हो, ट्रांसलोकेशन कहते हैं उसको, कुछ सेगमेंट क्रोमोसोम नंबर 8 का टूट के चला हो गया 22 में, क्रोमोसोम नंबर 22 बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो ये भी तुम्हें कैरियोटाइप से पता चल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, फ्यूचर में डॉक्टर ना इसको ये करेगी, कंफर्म लिखवाएगी कि करके आइए, बोलना बच्चा जो पेट में उसका, उसे से एम्नियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा बच्चे का और डीएनए सेल निकाला जाएगा और सेल का उसमें पूरा क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर दिया जाएगा। ऐसा ही कंप्यूटराइज आएगा, तुम्हें फोटो भी ऐसे ही आएगा, इसी में तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, इस तरह से रहेगा। उसमें सेक्स भी पता चल सकता है, तो यहाँ पे इंडिया में ये सब चीज़ क्यों नहीं अलाउड, जैसे क्रोमोसोम आ गया तो पता चल जाएगा कि लड़का है कि लड़की है, और लड़की लोग को तो जान ही रहे हो, इसलिए बाहर में करवाया जाता है ये सब चीज़, बहुत कॉमन है वहाँ पे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में लिख लो शी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, बस शी स्क्वायर लिखो, ये इंडिपेंडेंस को टेस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू,
में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। डिफर फ्रॉम द मीन वैल्यू फॉर द ग्रुप, एक ग्रुप लेते हैं, उसमें एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर मीन वैल्यू देखते हैं, उसका डिफरेंस, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और फिर मीन, ठीक है। ये हो गया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल हमारे पास डेटा है ऑलरेडी, तो वो स्टैटिक्स करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा वैसा करके उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये वेरियस ब्रांचेस हैं, एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स हम लोग देखेंगे बाद में। सटन एंड बोवेरी बताए थे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था ना, सेम चीज। द थ्योरी स्टेट्स दैट individual genes are found at specific location on a particular chromosomes, and that behavior of the chromosomes during meiosis can explain why genes are inherited according to Mendel's law, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जीन्स है वो पर्टिकुलर लोकेशन में है, ठीक है, लोकस जो हम देखे, और वो तुम्हारा तब जाता है जब नेक्स्ट जनरेशन में वो जा रहा होता है, तो वो जाता है जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला, ये वही चीज है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, दैट इज क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर होता है बहुत सारा जीन्स। कौन है? ओ अभी जा रहे हो लोग, क्लियर। सटन बोवेरी, थॉमस हंट मॉर्गन का काम देखो, तुम लोग में म्यूटेशन है क्या? हाँ, तो तब इनको भी याद करना पड़ेगा, सारे साइंटिस्ट को अभी से समझ लो कौन किसके लिए। सटन बोवेरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। टेस्मार्क, यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस, क्या है? रीडिस्कवर्ड मेंडेलियन लॉ, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, इवोल्यूशन के का पार्ट हो गए। थॉमस हंट मॉर्गन ने म्यूटेशन बताया था, म्यूटेशन, लिंकेज बताया था, लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट। ये इन्होंने मेंडल के थ्योरी को चैलेंज किया था, इन्होंने स्टडी किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, फ्रूट फ्लाई छोटा नहीं होता है, लुत्ती इसको हम कहते हैं, ठीक है। उस पे उन्होंने स्टडी किया और देखा कि यहाँ पे मेंडल का जो मेंडल अपना लॉ दिए हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, और भी 2-3 जगह है जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% जो जगह है वहाँ पे मेंडल का लॉ होता है, अप्लाई होता है। 10% 5% ही ऐसा जहाँ पे तुम्हारा नहीं होता है अप्लाई। तो इन्होंने चैलेंज किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने मेंडल का लॉ को, ठीक है। लिंकेज, इन्होंने लिंकेज पे स्टडी की थी। हर जगह अभी जो तुम लोग हम लोग जो काम कर रहे हैं ना साथ में, दैट इज मतलब वो भी जेनेटिक्स से ही रिलेटेड है। अभी हम क्या किए, होल जीनोम सीक्वेंसिंग किए, सारा जीनोम्स को हम अपने पास ला दिए हैं, उसमें प्रोटीन्स मिला है क्योंकि जीन से ही प्रोटीन बना है, तो वो प्रोटीन का फंक्शन देखेंगे। वो तब पता है ना कि बहुत सारा प्रोटीन ऐसा है, हाइपोथेटिकल प्रोटीन तुम खुद देखियो कितना सारा है। हाइपोथेटिकल प्रोटीन का मतलब क्या है कि अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं है। We can discover a new protein which can be included in drug discovery, making of antibiotics, अलग अलग तरह का केमोथेरेपी, डिजीज, मतलब कुछ भी हो सकता है। सोचो कितना बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं। तुम ड्रग्स बना रहे हो, मतलब सॉफ्टवेयर से तुम बना रहे हो कि उसका ये, क्योंकि सारा सीक्वेंस ऑलरेडी अपलोडेड है डेटाबेस पे, एनसीबीआई तुम लोग बोल रहे देखने के लिए, तो उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, किससे वो मैच कर रहा है, तो मतलब हम लोग कहाँ से, मान लो कि वो सीक्वेंस डायरेक्टली हम डाल दिए एनसीबीआई का डेटा में, तो उससे किससे मैच किया सबसे ज्यादा, वो कौन सा बैक्टीरिया का डीएनए से वो मैच किया, तो वो बैक्टीरिया से हम उसका दवा बना सकते हैं, समझना है ना। इस तरह से हम लोग उसको करेंगे। यस, थैंक यू एंड गुड बाय। बंद कर दो, थैंक यू।